हाँ जी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे, जो भी लास्ट क्लास में हमने किया था, और मीनवाइल अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आज का टॉपिक। तो देखिए, अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या किया है, एक दफ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बात करी थी कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो इसमें बताया था कॉस्ट बेसिकली किसी भी कमोडिटी को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना भी पैसा खर्च करता है एक प्रोड्यूसर, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट इज बेसिकली द अमाउंट स्पेंड बाय producer on production of a commodity or a product, or for rendering or providing any kind of services, that is cost. And we can also categorize the cost on the basis of source and on the basis of nature. On the basis of sources, we can classify the cost as explicit and implicit cost. Explicit cost basically means amount which is spent by producer for acquiring the factors of production from some third party, from outsider. Basically, the payment for which has to be made to some other person is called explicit cost. And all the factors of production which is self owned by the producer, used in business, then estimated value of such factor of production is called implicit cost. फिर इसके बाद हमने दोनों की डेफिनेशंस वगैरह कवर करी थी। इसके बाद हमने नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया कॉस्ट को, कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वी हैव टू कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. Fixed costs are those costs which does not change with the change in the level of output, which means either we increase the production or decrease the production, fixed cost is going to remain constant at every level of output. Even if the production is zero, even if we do not produce any unit of the commodity, even then fixed cost will be applicable. And thus the fixed cost is also called unavoidable and supplementary cost. Variable cost is just opposite of fixed cost. Variable cost basically means that costs which keep on changing with the level of production. As we increase the production, variable cost will increase, and as there is decline or decrease in the production, variable cost will also decrease. Thereafter हमने fixed cost का डायग्राम वगैरह भी किया था, टेबल वगैरह भी बनाई थी। इसमें बताया था इसका डायग्राम जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्लैट बनता है एकदम। फिर वेरिएबल कॉस्ट पे हमने बात करी थी। वेरिएबल कॉस्ट के टेबल और डायग्राम पे भी हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इसके बाद जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद हम आ गए थे टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है कि सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट. तो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. इसके बाद हमने इसका भी टेबल और इसका डायग्राम कवर कर लिया था. ठीक है, एक मिनट. उसके बाद हमने और क्या किया है, फिर मार्जिनल कॉस्ट बताया था आप लोगों को. मार्जिनल कॉस्ट का बेसिकली मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट. एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा पैसा हम खर्च करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है. और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, है ना. ये तीन तरीके से कैलकुलेट हो सकता है. अगर सक्सेसिव चेंजेस हैं, वन 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 एक्स्ट्रा यूनिट का चेंज नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन में, तो आप ऊपर के ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर एक यूनिट से ज्यादा का चेंज है तो आप इस सिचुएशन में फिर तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला. ठीक है, ये दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला. इसके बाद हमने इस पे भी बेस्ड टेबल और इसका फिर हमने डायग्राम बनाया था, जिसमें हमें पता चला कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इनिशियली डिक्रीज होता है, मिनिमम पॉइंट अचीव करता है, एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग आफ्टर दैट. तो इवेंचुअली मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप्ड कर्व. ठीक है, इसके बाद हमने कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे, अगर याद हो आप लोग. फिर हमने इन सब को कवर करने के बाद हमने एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जहां बताया एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट. एंड एवरेज कॉस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स: एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. ठीक है, और उसको फिर इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया था. फिर हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट को डिटेल में किया, व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, और उसका टेबल कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा. इसके डायग्राम को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहते हैं. ये कि भी ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है. तो दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर आप लोगों को इन टॉपिक से जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, अगर यहाँ से कोई डाउट है तो आप फटाफट से पूछें, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट से आज.
बताइए, कुछ पूछना है किसी को? स्पर्श, चेतना, अक्षता, नो सर। किसी को डाउट नहीं सर है? आपने पिछली क्लास में जो क्या करवाया था? मैंने पिछली क्लास में क्या करवाया था? मैंने पिछली क्लास में एवरेज टोटल कॉस्ट स्टार्ट करवाया था। उसमें मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको बताया था। किसका सवाल था ये? स्पर्श का? यस सर। ओके, तो स्पर्श आप आज तो आप घर पे ही हैं। यस सर। तो आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से? तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज फिर चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज सर एक बार थोड़ा सा बता दो, ये इन दोनों में क्या होता है? किन दोनों में? एवरेज फिक्स और एवरेज टोटल कॉस्ट में? यस सर। अच्छा, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। देखिए, मैं आपको नोट्स से ही बता देता हूँ डायरेक्टली। देखो स्पर्श, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है ना, उसको हम एवरेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी and he is spending a total of 2000 rupees on production of 10 units of the commodity, है ना। 10 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 2000 रुपए का खर्चा करता है। तो एक यूनिट का तकरीबन खर्चा कितना हो गया? 2000 डिवाइडेड बाई 10 यूनिट करोगे आप तो आ जाएगा 200 रुपीज। विच मीन्स के अगर 10 यूनिट बनाने में 2000 रुपए का खर्चा होता है तो एक यूनिट पे तकरीबन 200 रुपए का खर्चा होगा। तो दिस इज एवरेज कॉस्ट। अच्छा, अब एवरेज क्या है ना, आप एवरेज सबका ही कर सकते हैं। फिक्स का भी एवरेज हो सकता है, वेरिएबल का भी एवरेज हो सकता है, टोटल कॉस्ट का भी एवरेज हो सकता है। टोटल कॉस्ट का एवरेज एवरेज टोटल कॉस्ट कहलाता है, फिक्स कॉस्ट का एवरेज फिक्स कॉस्ट कहलाता है, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने क्लास में लिया था, मुझे याद है, मैं उसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, मेक श्योर के आप ना क्लास ना छोड़ा करें, किसी भी तरीके से आप अटेंड कर लिया करो। देखो, जैसे ये है, एक प्रोड्यूसर ना इस वाले क्वेश्चन में 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है और 100 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग में वो दो कॉस्ट लगा रहा है, फिक्स कॉस्ट अप्लाई कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई कर रहा है। तो इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट बन रही है, दिस इज 15,000, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 5,000 रुपए का खर्चा है 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे, है ना, 5,000 इज स्पेंट ऑन टोटल प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक यूनिट पे ये कॉस्ट कितनी पड़ेगी? बता सकते हैं स्पर्श? एक यूनिट पे ये कॉस्ट कितनी आएगी? अगर 100 यूनिट का 5,000 है तो एक यूनिट का कितना बैठेगा? सर 50। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? अगर 10,000 फॉर 100 यूनिट्स है तो एक यूनिट का कितना होगा? 100। और ऐसे ही टोटल 15,000 है 100 यूनिट का, मैं एक यूनिट का अगर जानना चाहता हूँ तो आप बता दोगे सर 15,000 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस विल बी 150। ठीक है, तो दिस इज एवरेज कॉस्ट। सबका एवरेज कर सकते हैं, इसलिए एवरेज कॉस्ट तीन तरह की होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। ये पीछे वाली स्लाइड में यही बताया था मैंने, ठीक है। ओके सर। अच्छा, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने डिटेल में किया था, ये अभी फिलहाल तो मैं आपको डिटेल में नहीं करवा सकता क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये मैं आपको कभी और किसी और बच्चे को पढ़ाऊंगा तो आप साइड मतलब आप बैकअप ले लीजिएगा। फिलहाल हम एवरेज टोटल कॉस्ट कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको, कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो उसमें। बाकी देखते हैं, अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको रिजॉल्व करेंगे किसी तरीके से। चलिए, एवरेज टोटल कॉस्ट इज सिंपल। टोटल कॉस्ट of one unit is called average total cost. Total cost of one unit is called average total cost. जैसे मान लीजिए, this is the number of units a producer is producing of a particular commodity and it's the total cost. तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आपको पता है ये बात कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ना एक ही तरीके से, सॉरी, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ना दोनों एक ही तरीके से बिहेव करती है। टोटल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और उसके बाद जो है फिर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम टोटल कॉस्ट की वैल्यू लिख रहे हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, टोटल कॉस्ट इज सपोज 40 एट फर्स्ट यूनिट, देन टोटल कॉस्ट जो है वो हो गया सपोज 60
फिर हो गया ये 70, उसके बाद मान लेते हैं 75 हो गया। तो आप देखो टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, पहले 40 बढ़ा, फिर 20 और फिर 10 एंड देन 5। अब यहाँ से मैं इंक्रीजिंग रेट से इसको बढ़ा सकता हूँ। 75 से इसको बढ़ा देते हैं मान लीजिए 15, तो ये हो जाएगा 90। उसके बाद 20 इंक्रीज कर देते हैं तो इसको ये हो जाएगा 110। फिर 13 इंक्रीज कर दो 140 और फिर 40 इंक्रीज कर देंगे तो 180। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट की जब भी आप वैल्यू लेंगे ना, तो इस चीज को ध्यान में रख के लेंगे कि टोटल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। देखो इससे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेते हैं, आप 40 लें, 50 लें, 10 लें, 5 लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान रखना है कि अगली बार जो वैल्यू लेंगे ना, वो उसमें इंक्रीज कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। ठीक है, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज करना है। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज टोटल कॉस्ट। देखो स्पर्श, एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, किसी भी कॉस्ट का जिसका भी आप एवरेज करना चाह रहे हो, उस कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या यूनिट्स। तो यहाँ देखिए 40 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, टोटल कॉस्ट 40 है, क्वांटिटी 1 है, आंसर विल बी 40। फिर 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर विल बी 30। फिर 70 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23.33। फिर 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पॉइंट समथिंग होगा। पॉइंट ये है कि एवरेज टोटल कॉस्ट की आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना, आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट बेसिकली मीन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और आप अगर नोटिस करोगे ना, एवरेज टोटल कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट एग्जैक्टली जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिहेव करता है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट बिहेव करेगा। मतलब सर, मतलब ये कि एवरेज टोटल कॉस्ट भी इनिशियली डिक्रीज होता है, अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन था मेरे पास कि आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर टोटल कॉस्ट की वैल्यू ली गई है 20 25 28 34 46 60 75 105। ये ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके निकाला गया है। ठीक है, अब मैं जब इसका एवरेज करूंगा ना बच्चे, तो टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 1, 25 डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइडेड बाय 3, 34 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसमें नोटिस करो एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू को देखें आप। इनिशियली एवरेज टोटल कॉस्ट 20 से स्टार्ट होता है, वो 12.5 हो जाता है, फिर 9.3 हो जाता है, फिर 8.5 पे पहुंच जाता है। मतलब इनिशियली एवरेज टोटल कॉस्ट आपको हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4 यूनिट्स पे वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम 5th यूनिट पे जाते हैं, हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 99.2। उसके बाद कितना आया, 10, उसके बाद 10.7, देन देयर इज 13.1, विच मीन्स के एवरेज टोटल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज होगी, अपने मिनिमम पॉइंट को अचीव करेगी, 8.5 इज द मिनिमम पॉइंट, और उसके बाद इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और वंस इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इट नेवर डिक्लाइंस। जैसे ही वो बढ़ना शुरू होती है ना, उसके बाद बढ़ती ही रहती है, उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट कभी नहीं घटेगा। एम आई क्लियर? Average total cost initially declines, reaches its minimum point, and thereafter it starts increasing. So as a consequence of which average cost curve is a U-shaped curve. Average cost का curve जब हम बनाएंगे ना, वो भी U-shape बनेगा कि initially average cost यहाँ से start अगर होगा तो it will keep on declining at certain level of output. After that it will keep on increasing. तो eventually जब इसका diagrammatic representation आप करेंगे तो it will make a U-shaped curve. क्लियर है पॉइंट? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए, तो यहाँ सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि एज द आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज टोटल कॉस्ट आल्सो डिक्लाइन, इनिशियली रीचेज इट्स मिनिमम, देयरआफ्टर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब इसको यहाँ पे मैंने एक टेबल के थ्रू इंडिकेट भी किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के, एक तरफ क्वांटिटी है, फिर हमने टोटल कॉस्ट निकाला है फिक्स और वेरिएबल को ऐड करके,
ठीक है, ये टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमने फिक्स और वेरिएबल को ऐड करके निकाला है। हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, आप खुद की अपनी वैल्यूज ले सकते हैं, और इसके बेसिस पे हमने फिर एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमें नजर आ रहा है कि वो 20 से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट स्टार्ट तो इन्फिनिटी से हो रहा है, क्योंकि आप जब जीरो आउटपुट पे एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे ना, तो जीरो यूनिट पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू, और क्वांटिटी जीरो होगी। तो टोटल कॉस्ट को जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे, आंसर इज इन्फिनिटी। और उसके बाद देखें, उसके बाद हो जाता है 20, फिर 14, फिर 11.3, फिर 9.5, और देन 9। तो ये जो 9 है ना, 9 इज द मिनिमम पॉइंट इन दिस एग्जाम्पल। पांचवें यूनिट पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पे पहुंच रहा है, और सिक्स और सेवंथ यूनिट से फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 9.66, 11.11, और अगर और यूनिट्स लेंगे आप, 8, 9, 10, 11 और यूनिट्स लेंगे, तो एवरेज टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें जो नोटिसेबल हैं वो ये है कि एवरेज टोटल कॉस्ट शुरू में डिक्रीज होता है एट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, टिल द सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। और उसके बाद क्या होता है, रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। याद रहेगा? तो जब भी हम इसका टेबल बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको इंडिकेट करने पड़ेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है, एक मिनिमम पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा, और फिर उसकी इंक्रीजिंग वैल्यूज को इंडिकेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम करके देखें तो कैसा डायग्राम बनेगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट पे एवरेज टोटल कॉस्ट 10 था। अच्छा, ये मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज के लिए रखी है मैंने। अच्छा, डायग्राम गलत है। अच्छा, डायग्राम ना मैंने इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही ले लिया है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम ना सेम ही होता है। सेम एज इन, मतलब शेप उसका सेम होगा, वैल्यूज ऑब्वियसली अलग होंगी। वैल्यूज मैं यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट की नहीं दिखा पाया हूँ गलती से, और मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया था, इस वजह से सेम ही वैल्यूज आ गई हैं। खैर मेरे कहने का ये मतलब है कि एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा ये होगा कि ये अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, और देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो इट विल मेक अ यू शेप कर्व। समझ आ गई बात अक्षिता? यस सर। इतना यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन फिलहाल हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी इस चैप्टर पे बेस्ड जो और न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा सर के थ्रू कल इंशाल्लाह, तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। मैं फिलहाल आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में ना हमें क्या गिवन है, द फॉलोइंग शो द टोटल कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फॉर्म, व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट शेड्यूल of the firm, calculate TVC, AFC, AVC, AC, SMC शेड्यूल ऑफ द फॉर्म। मतलब इसमें मेरा ख्याल है हर तरह की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपको। जितनी भी इस चैप्टर में हमने कॉस्ट डिस्कस करी है ना, उन सारी वैल्यूज को इसमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट भी बताना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी बताना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बताना है, देन शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट भी बताना है। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट बेसिकली मींस एवरेज टोटल कॉस्ट, और एसएमसी बताना है, एसएमसी बेसिकली मींस मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आप भी कॉपी पे नोट कर लो, और मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, और साथ के साथ ना आप भी इसको नोट करते रहिएगा जब मैं यहाँ पे करवाऊंगा। सिर्फ टेबल नोट कर लें, आपको पूरा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है, टेबल अच्छे से दिख नहीं रही। टेबल नहीं दिख रही, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है अक्षिता, चेतना आपको भी सेम प्रॉब्लम है? यस सर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैं कॉपी पे नोट करता हूँ, अगर वहां दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर सेशन में ही कोई दिक्कत है। एक मिनट रुक जाइए, टीसी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट,
और क्या निकालना है हमें इसमें, AFC कैलकुलेट करना है, SAC कैलकुलेट करना है, फिर हमें SMC कैलकुलेट करना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्वांटिटी TC, FC, TVC, AFC, SAC और MC, ये दिख रहा है? इज दिस विजिबल एवरीवन? अक्षिता, चेतना? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी भी ब्लर दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा यार, ये जूम का इशू है, कभी कभी ना इस पे ये प्रॉब्लम होती है। काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर आपको 5-10 मिनट में ये रिजॉल्व हो जाता है इशू ब्लर का तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा सेशन क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, तो आप, मैं वैल्यूज बोल देता हूँ नोट करते वक्त, आप नोट कर लो। यस क्वांटिटीज गिवन है बच्चे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0 to 6 तक जो है क्वांटिटी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वांटिटी। और फिर टोटल कॉस्ट की वैल्यूज गिवन है, 0 पे 10, देन 30 पे 45, 55, 70, 90 एंड 120, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है हमें? ऑलमोस्ट सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। फिक्स कॉस्ट निकालना है, फिर उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, सारी चीजें करनी है। इसमें बस मेरा ख्याल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकालना पड़ रहा है हमें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो एक और कॉलम बना लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। देखिए मैंने टोटल कितने कॉलम बनाए, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट ही गिवन है, इसके अलावा मैंने कॉलम्स बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप भी ये कॉलम्स खींच लें और मेरे को ये बताओ, कोई बताए जरा कि इसमें फिक्स कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी। और सर 10 यार बता दिया तूने, अच्छा ठीक है। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 10 होगी। क्यों 10 होगी? क्योंकि 0 क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू 10 है ना। तो 0 कॉस्ट पे टोटल कॉस्ट, 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू 10 है, विच मीन्स के टोटल कॉस्ट में सिर्फ फिक्स कॉस्ट वाला एलिमेंट होगा। देखो फिक्स टोटल कॉस्ट ना, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ के आता है। अब हमें पता है कि 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी रही होगी, 0, और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी रही होगी, 10 रही होगी, तभी तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू 10 आ रही है ना। 0 + 10 = 10। समझ आ रहा है अक्षिता? क्लियर है? Yes, sir. चेतना आपको भी क्लियर है? आगे चले। Yes, sir. अब देखो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें पता लग गया है तो हम फिक्स कॉस्ट कॉपी कर देंगे सभी आइटम, सभी यूनिट्स पे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो 10, 10 एंड 10। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अक्षिता बताएंगे क्या करेंगे। अक्षिता, हाउ कैन वी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट? बताओ अक्षिता। जो भी अभी तक हमने कैलकुलेशन करी है, इसके बेसिस पे अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़े, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अक्षिता, हो पाएगा नहीं हो पाएगा बताइए अक्षिता। चेतना आप बताओ। चेतना, किसी को आइडिया नहीं है? स्पर्श, सर टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। देखो लॉजिक ये है कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ऐड करते हैं ना, तो टोटल कॉस्ट आता है हमारा। ठीक है, तो अगर हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, आप टोटल में से फिक्स माइनस करोगे ना, तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा आपको। तो 30 - 10 कितना हो जाएगा, 20। फिर 45 - 10, 35, 45, 60, 80,
110, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब AFC के लिए क्या करेंगे, चेतना बताएंगे आप, AFC के लिए क्या करेंगे, चेतना यस सर। क्या करेंगे AFC के लिए, सो रही हो क्या, क्या कर रही हो? हाउ वी विल कैलकुलेट AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट? सर टोटल हम्म, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए 0 यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। फिर 30 डिवाइड सॉरी फिर 10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे 10 आ जाएगा, फिर यस 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 3.33 आ जाएगा, देन 2.5, फिर 2, फिर 1.67। ये हो गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब बताओ एवरेज SAC का मतलब होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो शॉर्ट रन ये आप इग्नोर करें, S शॉर्ट रन के लिए होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। AC का मतलब है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सर, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करा जाएगा। टोटल कॉस्ट इज 10, क्वांटिटी इज 0, तो 10 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, फिर 30 डिवाइडेड बाय 1 इज 30, फिर 45 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 22.5, 22.5, फिर 55 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 18.33, देन 70 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 17.5, फिर 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 5 18, और 120 डिवाइडेड बाय 6 20। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ। यस चेतना मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू बताइए, मार्जिनल कॉस्ट SMC का मतलब है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज क्या होंगी? सालिम आप कर रहे हैं क्या क्लास? नहीं से मुझे 8:30 से पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, ओके सर। बताइए चेतना, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज बताइए। बेटा घर पे रिवाइज करो थोड़ा बहुत, रिवीजन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। देखिए मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आते हैं ना उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो 0 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट विल बी 0। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, पहले 0 था अभी 20 है, तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी 20। फिर पहले 20 था अभी 35 है, तो कितना चेंज आया 15 का, मार्जिनल कॉस्ट विल बी 15। 35 और अभी 45 है, कितना चेंज आ रहा है 10 रुपए का। फिर 45 से 60 हो गया, कितना चेंज है 15। 60 से 80 हो गया, कितना चेंज है 20, और 80 से 110 हो गया, कितना चेंज है 30। क्लियर है सबको? मार्जिनल कॉस्ट आप वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसके बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट आप टोटल कॉस्ट के बेसिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे किया है। आगे चल रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे 0 है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो बी 0। फिर 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5, 45 डिवाइडेड बाय 3 15, और 60 डिवाइडेड बाय 4 15 अगेन। फिर 80 डिवाइडेड बाय 5 16, और 110 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 18.3। क्लियर है सबको? कोई Yes. डाउट कुछ पूछना है? तो ये क्वेश्चन था हमारे सामने
जिसमें हमें इस चैप्टर में जो भी जितने भी कॉस्ट पे हमने डिस्कशन किया ना वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी थी। हमें टोटल कॉस्ट गिवन था, हमें फिक्स कॉस्ट भी निकालना था, वेरिएबल कॉस्ट निकालना था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड देन मार्जिनल कॉस्ट। तो सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो मेरा ख्याल है सारा पॉइंट क्लियर होगा आपको। अक्षिता कुछ पूछना है तो पूछो, आपका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है बताइए। चेतना नहीं सर, आ गया सर। आ गया समझ। बेटा जब सवाल पूछा जाए ना तो यू मस्ट गेट इन्वॉल्व। आपको ना आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि मुझे क्लियर रहे कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो फिर वो इमीडिएटली रिजॉल्व करी जा सके। अच्छा अब आगे चल रहे हैं। देखिए इस चैप्टर पे बेस्ड और भी टेबुलर क्वेश्चन इस तरह के जैसे हम सॉल्व कर रहे थे ना, ऐसे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्लास में कि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। मैं कुछ क्वेश्चन ना आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप घर पे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पे चल रहे हैं हम लोग, और इस चैप्टर में कुछ रिलेशनशिप एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कॉस्ट। तो वो वाला टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ। तो देखिए इस चैप्टर में दो रिलेशनशिप फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसके बाद एक और है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। इसके अलावा एक दो रिलेशनशिप और होते हैं, उस पर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा उसमें इन्हीं दो रिलेशनशिप के बारे में हमें बात करनी है। तो एक मिनट, देखिए रिलेशनशिप कवर करने के लिए ना आपको जिसके बीच में भी आप रिलेशनशिप कर रहे हैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। डायग्राम अगर आपको आता होगा ना तो आप इजीली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे, और अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें रिलेशनशिप किस किस का करना है। अभी मैंने क्या बोला है आपको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप करना है, दोनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बताया कैसा होता है, स्पर्श कैसा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम, कोई बताएगा? चेतना बताएंगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होता है, किस तरह का डायग्राम होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनवर्सली एस शेप्ड, यू शेप्ड, कैसा होता है? सर यू शेप्ड होता है, बहुत बढ़िया। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होता है, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट जब आप बनाएंगे ना तो वो भी यू शेप ही रहता है। तो बोथ आर सेम, दोनों दिखने में दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन याद रखो जब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप करना होता है ना एक साथ, तो हमें डायग्राम भी एक साथ बनाना पड़ेगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल डायग्राम पे ही करनी होगी आपको, उसके बाद हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए जरा मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हम इस पे क्या प्रेजेंट करेंगे, हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को भी, और इसी डायग्राम पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज को भी। तो देखो सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनाइए। ध्यान रखना ये पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ आपको आगे यूज करेंगे, और आपको इसको बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये यू शेप होना चाहिए, बस दिस इज इट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, स्टार्टिंग पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। और ये हमें क्लियर है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है यू शेप बनता है। अब इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट का। याद रखना मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर यू शेप्ड कर्व्स, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ना हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, याद रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और वो भी यू शेप बनेगा।
यू शेप बनेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का उसको लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मैं बना के दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, हम इसको यू शेप बनाएंगे इसी तरीके से, इसके नीचे ही रहेगा हमेशा। यहाँ इंटरसेक्शन करेगा इसके लोएस्ट पॉइंट पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा और उसके बाद जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। समझ रहे हैं बात? तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों यू शेप्ड है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप है ना, बोथ आर यू शेप। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। अब आते हैं, देखो रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करेंगे। पहला रिलेशनशिप क्या बनेगा, पहला हम आसान वाला कर लेते हैं। पहला रिलेशनशिप यही है कि बोथ आर यू शेप्ड कर्व, बोथ आर यू शेप्ड कर्व, ये पहला इनका रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप क्या है, देखो गौर से, ये जो पॉइंट है ना जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ई। ई पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। अब ई पॉइंट से लेफ्टवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ई पॉइंट से लेफ्टवर्ड ये वाला एरिया जो है, इसमें आप देखें मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज यहाँ है नीचे और एवरेज कॉस्ट की वैल्यू ऊपर है। मतलब ई पॉइंट से पहले के एरिया में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट? ई पॉइंट के लेफ्टवर्ड एरिया में मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ है और मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे है। यानी कि ई पॉइंट के लेफ्टवर्ड में आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो बिहेवियर, जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है, जब तक एवरेज जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है, तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती रहती है उसकी वैल्यू। बात समझ आ रही है? ई पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, मैं ई पॉइंट से पहले की बात कर रहा हूँ। इन सभी पॉइंट पे ना, इससे लेफ्टवर्ड एरिया में आपको मार्जिनल कॉस्ट कम लग रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा लग रही है। तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा घटता रहता है। ये डायग्राम पे हमें नजर आ रहा है। एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, अजान हो रही है यहाँ पे, ऑडियो में प्रॉब्लम होगी आपको।
हाँ जी। हाँ देखो, मैं क्या कह रहा था कि मैं आपको ये बता रहा था कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जब हमें रिलेशनशिप करना होता है तो सबसे पहले तो हम उसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि दोनों का जो शेप है ना वो यू शेप होगा, बोथ दी कर्व्स आर यू शेप। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट स्टार्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें जो तीसरी चीज याद रखनी है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा इंटरसेक्ट करती है उसके लोएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद इंक्रीज होती है। ये 3 पॉइंट्स का ख्याल रख के आपको डायग्राम बनाना है। अब आते हैं रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करना है। पहला रिलेशनशिप तो ये हो गया है कि दोनों यू शेप्ड कर्व है, ये तो क्लियर है। दूसरा रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है कि सर जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना उससे पहले का एरिया आप देखें, उसके पहले के एरिया में मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट एवरी पॉइंट। आप यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, किसी भी पॉइंट पे देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऊपर है। तो जो ऊपर है वो ज्यादा है, जो नीचे है वो छोटी वैल्यू है, वो कम है। तो वही लिखा है कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है, या ये कह लो कि जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले, तो तब तक एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली घटती रहती है। देखें यहाँ पे ये कम है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, तो ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी ये कम है और ये ज्यादा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ भी कम है और यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, फिर से ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइंस। समझ आ गई बात। तीसरा रिलेशनशिप ये है इसका जस्ट अपोजिट, कि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है, देखो ई पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है। कैसे पता सर? मतलब जो कर्व ऊपर होता है ना वो ज्यादा है, उसकी वैल्यूज बड़ी हैं, और जो कर्व नीचे है उसकी वैल्यू छोटी है। तो जब ई पॉइंट के बाद आप देख रहे हो ना मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो आप बिहेवियर देखें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या बिहेवियर है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। समझ आ रही है बात? चेतना क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा रिलेशनशिप ये है कि सर जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं ना, देखो ई पॉइंट पे दोनों इक्वल है, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वहां पे मार्जिनल एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर इक्वल। तो जब मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर इक्वल, जब दोनों इक्वल होते हैं तब एवीसी क्या होता है? एवीसी अपनी मिनिमम वैल्यू पे होता है। एवीसी इज एट इट्स मिनिमम। क्लियर है पॉइंट? ये क्या है? एवीसी का मिनिमम पॉइंट है। तो जब एमसी और एवीसी दोनों इक्वल हो जाता है ना, वहां पे एवीसी की वैल्यू सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? ये 4 रिलेशनशिप ही बनेंगे इनके बीच में, इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं है। पहला रिलेशनशिप दोनों यू शेप होता है। दूसरा रिलेशनशिप जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा। तीसरा रिलेशनशिप जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। चौथा रिलेशनशिप जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये हम एक बार स्लाइड से भी देख लेते हैं। देखिए जो जो रिलेशनशिप मैंने बताए हैं वो यहाँ से कवर कर लेते हैं। पहला रिलेशनशिप मैंने आपको ये बताया कि when marginal cost is less than average variable cost, then average variable cost decreases. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब ज्यादा होता है मार्जिनल से, एक ही बात है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। चाहे आप टेबल बनाएं या डायग्राम बनाएं, दोनों में सेम ही इंप्रेशन होगा, सेम ही इफेक्ट नजर आएगा आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अच्छा, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसके अलावा तीसरा रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम।
सबसे कम वैल्यू पे होता है एवीसी जब दोनों इक्वल हो जाते हैं। चौथा रिलेशनशिप ये है कि दोनों का शेप यू शेप होता है। तो चौथा वाला तो कुछ है नहीं, चौथा तो वो बट ऑब्वियस है कि वो यू शेप ही बनता है, तो वो देख के बता सकते हो आप। देखो ये इस डायग्राम पे भी समझाया मैंने। जैसे ये जो मैजेंटा वाला कर्व है, दिस इज मार्जिनल कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये जो ब्लू है दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना नीचे है। अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, मेरे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट, मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ। हाँ जी, देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये नीचे वाला कर्व है ब्लू वाला, स्टार्ट हो रहा है सेम पॉइंट से जहां से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप है। अब देखो इसको बनाते वक्त हमने तीन चीजों का ख्याल रखा है, दोनों यू शेप बनेंगे, नंबर वन, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, नंबर टू, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मार्जिनल कॉस्ट ना उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे के मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, याद रहेगा। अब यही हमें रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम है ना, जब तक मार्जिनल कॉस्ट नीचे है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, है ना, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, फोर्थ यूनिट तक डिक्रीज हो रहा है, और फोर्थ यूनिट के बाद ना मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू एवरेज के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। तो जब मार्जिनल ज्यादा हो जाता है एवरेज से, तो एवरेज स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवंथ पे देखिए बिहेवियर क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। समझ आया सबको, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है। अक्षिता, चेतना, क्लियर है सर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सेम रिलेशनशिप ना आपसे पूछा जाता है एवरेज वेरिएबल, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बेसिस पे। अभी क्या कर रहे थे हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर रहे थे। एक और रिलेशनशिप है विच इज कंप्लीटली सिमिलर, वो है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। आप इसका रिलेशनशिप करोगे ना, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो डायग्राम में आपको कॉपी पे बना के समझाता हूँ। इससे पहले मेरा सवाल कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है चेतना, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? यू शेप होता है। और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है अक्षिता? एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है अक्षिता? अक्षिता नहीं पढ़ रही है आजकल घर पे। अक्षिता गैस करो, ऐसे तुक्का मारो। अक्षिता, सर इनवर्सली एस शेप्ड। इनवर्सली एस शेप्ड होता है। तुक्का गलत है आपका, कोई ये बात नहीं। सर वो क्या कहते हैं, हाँ फिक्स कॉस्ट वाली लाइन से फिक्स कॉस्ट वाली लाइन से स्टार्ट होता है। नहीं, वो आप बता रहे हैं, आप टोटल कॉस्ट का बता रहे हो, मैं आपको एवरेज टोटल कॉस्ट का पूछ रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल है अक्षिता, तीन जो कर्व्स है ना एकदम एक ही जैसे, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये तीनों कैसे होते हैं? दीज आर ऑल यू शेप्ड कर्व्स, तीनों यू शेप है, कहानी खत्म। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, तीनों यू शेप है। फिक्स कॉस्ट कैसा है? फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एक जैसे होते हैं, इनवर्सली एस शेप्ड, इनवर्सली एस शेप्ड। और फिक्स कॉस्ट एकदम सबसे अलग होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो याद रखिए मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप एग्जैक्टली सेम होता है, ऑल आर यू शेप्ड कर्व्स। तो इसको प्रेजेंट करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है वो देखो।
सबसे पहले हम y एक्सिस पे ले रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, देन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बनाएंगे हम इस पे। देखिए सबसे पहले तो आप बना लो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। कैसे होता है सर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा? वो बनेगा यू शेप। जैसा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनता था वैसे ही बनेगा एवरेज टोटल कॉस्ट। दिस इज एटीसी, स्टैंड फॉर एवरेज टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट बनाना है, ध्यान से देखिएगा। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है। जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बनाते हैं ना, तो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को साथ बनाते हैं ना, तो मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स एट सम पॉइंट फ्रॉम लोअर पॉइंट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट के लोअर वैल्यू से स्टार्ट होता है, सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता। कैसा बनता है? यू शेप ही बनता है, और इसके मिनिमम पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर जाता है। तो दोनों का शेप सेम ही है। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। समझ आ रहा है? बताओ पिछले वाले में जो पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम किया और ये वाला जो डायग्राम हम कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? बताइए, स्पर्श बताओ या चेतना बताएं, अक्षता कोई भी बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कोई मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट नीचे से शुरू हो रही है, सेम पॉइंट से नहीं हो रही, बस यही डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो ये पीछे डायग्राम हमने बनाया था, ऐसा बना था, यू शेप ही है ना ये। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बाकी सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट इसमें और उस वाले में अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ये एकदम सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और इस वाले केस में ये सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट नीचे से स्टार्ट होता है और इंटरसेक्शन करता हुआ ऊपर। इंटरसेक्शन कहाँ से होता है? इंटरसेक्शन सेम पॉइंट से होता है। इंटरसेक्शन सेम पॉइंट मतलब उसी लोअर पॉइंट से ही होता है जहां से मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली एवरेज टोटल कॉस्ट को भी उसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, एवरेज टोटल कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप क्या बनेगा? पहला रिलेशनशिप है बोथ आर यू शेप्ड कर्व्स। सही है, दोनों यू शेप्ड कर्व्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसको नाम दे दें इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को पॉइंट ई, तो आप रिलेशनशिप बताएंगे क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम? क्या रिलेशनशिप बन सकता है चेतना या स्पर्श बताइए। देखो मैं बता दूं, रिलेशनशिप ये बनेगा कि ई पॉइंट से पहले आप देखें नीचे इस तरफ लेफ्टवर्ड, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के मुकाबले कम नजर आएगी, है ना? एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है ई पॉइंट के लेफ्टवर्ड सारे एरिया में। और अल्टीमेटली एवरेज टोटल कॉस्ट का बिहेवियर देखो क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं बात चेतना? क्लियर है? तो मार्जिनल कॉस्ट जब कम होता है ना एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज होती है। अच्छा दूसरा रिलेशनशिप, मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है तो एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। एक और रिलेशनशिप है, आप में से कोई बताएगा क्या रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं हम? Sir, when marginal cost and average total cost is equal, then average total cost is at minimum value. मिनिमम वैल्यू, बस यही करना है। आप देखो कोई डिफरेंस आपको पिछले वाले में और इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि वहां पे हम एटीसी की जगह पे एवीसी टर्म यूज कर रहे थे बस, है ना? मार्जिनल कॉस्ट जब एवीसी से कम होता है तो एवीसी डिक्रीज होता है, मार्जिनल कॉस्ट जब एवीसी से ज्यादा हो जाता है तो एवीसी बढ़ने लगता है, और जब मार्जिनल कॉस्ट और एवीसी दोनों इक्वल होते हैं तो एवीसी अपने मिनिमम वैल्यू पे होता है। सिमिलरली इस केस में भी हमने सेम ही रिलेशनशिप किया है।
आप नोट करो दोनों यू शेप्ड है ना, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट। Yes, sir. दूसरा रिलेशनशिप जब एमसी कम है एटीसी घट रहा है, जब एमसी ज्यादा हो जाता है एटीसी बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब एमसी और एटीसी इक्वल है तो एमसी एटीसी जो है ना अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है। देखें टेबल पे भी दिखा देता हूँ एक दफा इसको, और डायग्राम भी देख लेते हैं इसका। तो व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज टोटल कॉस्ट देन एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस। ये मैं बता रहा था आपको कि एवरेज टोटल कॉस्ट जब ज्यादा होता है, एमसी जब कम होता है, तो एटीसी घटता हुआ नजर आएगा आपको। और फिर जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा एवीसी के मुकाबले, तो एवीसी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। एवीसी गलती से लिख दिया मैंने, असल में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना मैं स्लाइड्स, इसकी वजह से ही गलत हो जाता है। तो चलें समझ लें, यहाँ पे हम एवीसी नहीं एटीसी की बात कर रहे हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ATC, this is ATC not AVC, then ATC is at its minimum। और फिर फाइनली लास्ट वाला रिलेशनशिप है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप बनेगा। डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है जो कॉपी पे भी मैं समझा रहा था आपको कि एवरेज टोटल कॉस्ट ना अच्छा यहाँ पे भी मैंने उल्टा कर दिया। ये दिस इज रेड लाइन इज अ मार्जिनल कॉस्ट और मैजेंटा वाली जो लाइन है दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, Yes, sir. समझ आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम है किसी को? Yes, sir. Clear. क्लियर है। तो आई गेस दिस इज इट। ये चैप्टर, इसमें एक तो थोड़े बहुत टेबुलर क्वेश्चंस बच गए न्यूमेरिकल वाले, वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि क्लास में करेंगे ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है वो। कहीं कोई प्रॉब्लम है कि किसी क्वेश्चन में, तो उसको ऑब्वियसली हम यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली क्लास में हम पॉसिबली नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है ख़त्म हमारा। इसमें एक दो रिलेशनशिप और बचे हैं, लेकिन मैं वो अभी नहीं करवाऊंगा, वो देखते हैं फिर कभी जब हम रिवीजन या जो मतलब टेस्ट वगैरह कभी भी होगा ना, तो उससे पहले वो सारे टॉपिक आपको करवाऊंगा। छोटे छोटे से रिलेशनशिप हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है। ऐसे ही एक कंबाइंड रिलेशनशिप होता है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों मिला के क्या रिलेशनशिप बनेगा। और एक रिलेशनशिप होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, तीनों का कंबाइंड रिलेशनशिप क्या बनेगा। तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा ना आपको इस चैप्टर पे बेस्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा कि आपको अलग से फिर यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको दोबारा पढ़ाऊं मैं, क्योंकि एक अभी आपने देखा कि दो रिलेशनशिप हमने किए और दोनों सिमिलर ही है, अगर हम एक भी कर लेते तो दूसरा ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं पहली बार रिलेशनशिप आपको करवा रहा हूँ, तो इसलिए वो जरूरी भी था कि करवा दिया जाए। खैर, ऑल इन ऑल पॉइंट इज दैट के वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर and we will start probably we will start a new chapter in the next class। ठीक है, अगर किसी को डाउट है, if anyone is having any doubt he or she can ask please। अक्षिता, चेतना, स्पर्श, any doubt? No, sir. No doubt. No. चलें फिर, दिस इज इट, आज के एपिसोड में इतना ही, आज खत्म करते हैं। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलें, ओके बाय। Bye, sir. Bye.